भाषा अधिगम एवं भाषा शिक्षण में आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने कर लिए, उसके बाद ये जो मेन पॉइंट्स हैं इसको भी एक बार कर लेते हैं, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। और एक बार भी आपने मैं ये कहूँगा इसके नोट्स मत लीजिए, बल्कि इवन अगर आपने इसको वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको राइट डाउन करेंगे अगर A4 शीट पे, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपने एक बार भी इसको लिख लिया है तो वो आपको 100% याद हो जाएंगे, तो बार बार इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, इसको एक बार पॉइंट को लर्न करने की कोशिश करते हैं वीडियो के थ्रू। 6 सप्ताह का बच्चा, एक बार एज को बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे कि 6 सप्ताह के आसपास का जो बच्चा होगा वो क्यूइंग एंड गोइंग करना शुरू कर देता है। ये हमने वर्ड बहुत सुना है, लेकिन हमें एक्चुअली मीनिंग नहीं पता है क्यूइंग एंड गोइंग होता क्या है। इसमें क्या होता है, ये जो अवस्था होती है 6 सप्ताह वाली, 6 वीक वाली, इसमें जो क्यूइंग और गोइंग की आवाज़ होती है बहुत धीमी आवाज़ होती है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, ये धीमी आवाज़ की अवस्था है। ठीक है, अब आरंभ में ये स्वरों के गुच्छे, स्वरों के मतलब जो स्वर होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वरों के गुच्छे जैसे ऊ, ई, इस तरह की आवाज़ें निकालता है, लेकिन पहले स्वर के बाद में फिर व्यंजन जुड़ते चले जाते हैं जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है। ठीक है, बड़बड़ाना यानी कि बैबलिंग, इंग्लिश में बैबलिंग बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, जब बच्चे की एज हो जाती है 6 मंथ के आसपास, जब बच्चा बैठना शुरू कर देता है, या तो वो बैठने के बारे में पूछ सकता है या फिर वो पूछेगा बैबलिंग किस एज में बच्चा शुरू कर देता है। ठीक है, तब वो क्या करता है, पहले तो स्वर बोल रहा था ओनली ऊ ई, अब क्या करता है, वो एक स्वर और एक व्यंजन के गुच्छे के रूप में उसको बोलता है। कैसे, गी का, गी में का, ग तो व्यंजन हो गया, ई इसमें स्वर आ गया, ऐसे का में का और आ। ठीक है, एक शब्द की अवस्था आती है, पहले क्या है, क्यूइंग एंड गोइंग आई, फिर आई बड़बड़ाना, वो बैबलिंग करता है। पहले स्वर के गुच्छे बोलता है, सेकंड में क्या होता है 6 मंथ के आसपास वो स्वर और व्यंजन को मिला के बोलता है, और एक शब्द की अवस्था आती है, फिर वो आती है 1 वर्ष के आसपास। ठीक है, 1 वर्ष के आसपास बच्चा पहली बार ऐसा एक वर्ड बोलता है जिसका कुछ मीनिंग, जिसको पहचाना जा सके। ठीक है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, होलोफ्रास्टिक। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इस अवस्था में एक शब्द की अवस्था या फिर 1 वर्ष के आसपास, दोनों तरीके से आप इसको लर्न करेंगे कि एक शब्द की अवस्था के आसपास या फिर 1 वर्ष के आसपास बच्चा अति सामान्यकरण की गलतियां करता है। अति सामान्यकरण का मतलब क्या होगा, उसको अगर आपने गाय देख के गाय को बता दिया कि ये गाय है, तो वो क्या करेगा, जब भी वो किसी दूसरे पशु को देखेगा, किसी भी जैसे गधे को भी देख लिया उसने, तो वो उसको भी गाय ही बोलेगा। तो इस प्रकार की गलतियां जो होती है वो एक शब्द की अवस्था और 1 वर्ष के आसपास होती है, तो इसी मिस्टेक को अति सामान्यकरण की गलतियां कहते हैं। ठीक है, एक शब्द के बाद आता है 2 शब्द की अवस्था है। 2 शब्द क्या होता है, जब बच्चे की एज हो जाती है 1.5 साल, इस टाइम में इसके पास 50 सक्रिय शब्दों की शब्दावली होती है जिसका ये यूज करता है। इसमें क्या होता है, 2 शब्द बोलता है वो मिलाकर, क्या बोलता है, खाना नहीं, दूध नहीं। जैसे उसको खाना नहीं खाना है तो क्या, खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना की जगह वो बोलेगा खाना नहीं, और मुझे दूध नहीं पीना, इसका मतलब वो बोलेगा दूध नहीं। इसे टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच क्यों बोला गया है इसको, इसमें ध्यान से देखिए आप, इसमें मूल शब्दों का प्रयोग किया गया है। खाना नहीं, वो ये नहीं बोल रहा मुझे खाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मूल शब्दों का प्रयोग, यानी कि टेलीग्राफिक जो संदेश होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, उसमें वो क्या यूज करते हैं, सिर्फ मूल शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको टेलीग्राफिक स्पीच बोला गया है। किसको, 2 शब्द की अवस्था जो कि 1.5 साल के आसपास होती है। इसमें कारकों का प्रयोग नहीं किया जाता, कारक का प्रयोग नहीं किया जाता, ने, को, है आदि, इसमें कोई कारक का यूज नहीं किया गया। खाना नहीं में कोई कारक का यूज नहीं है। लंबे वाक्य मैंने सीधा लिख दिया, 2 से 4 वर्ष के बीच में व्याकरण की समझ। मतलब क्या है इसका, लंबे वाक्य जब व्याकरण की समझ होगी तब वो लंबे वाक्य बोलेगा। ठीक है, और ये कब होगा, 2 से 4 वर्ष की अवस्था के बीच में। ठीक है, तो लंबे वाक्य कब बोलेगा, वो 2 से 4 वर्ष के आसपास। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा क्या होती है, पहली मातृभाषा हमें पता है, उसके बाद जो भी आपने भाषा सीखी वो द्वितीय भाषा है। ठीक है, सीखी हुई भाषा होती है, मतलब उसको सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है, उसकी ध्वनियाँ, शब्दावली, सब कुछ सीखना। अच्छा, अर्जन और अधिगम में एक और बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी आपकी मातृभाषा हिंदी है मान के चलिए, और अभी आप PRT का एग्जाम दे रहे हैं, आप उसमें मुश्किल से 15 से 16 करेक्ट करके आएंगे। अगर आपको मातृभाषा आती है, अच्छी से आती है, आपने पूरी अच्छी तरह से लर्न करी है, अधिगम करा है उसका, तो आप 20 के आसपास जाएंगे। लेकिन आपने अगर अर्जित करी हुई एबिलिटी के ऊपर अपने पेपर दिया तो आप 11, 12, 13, 14 के आसपास ही जाएंगे। ठीक है, तो अर्जन और अधिगम में ये अंतर है। ठीक है, अब मातृभाषा बच्चों को 4 कौशलों में से सुनना, बोलना, सीखने में अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। ये सेकंड लैंग्वेज के उसमें है। जिसको भी मातृभाषा आती है, जिसकी भी जो भी मातृभाषा है, उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, तो उनमें से 4 कौशलों में सबसे ज्यादा सुनना और बोलना सीखने में अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा सेकंड लैंग्वेज के कंसर्न में। द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का ज्ञान कठिनाई पैदा करता है, लेकिन दोनों एक ही परिवार की हो तो नहीं करता। जैसे हिंदी और मराठी एक ही परिवार की है, अगर आप इस भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे तो आसानी से, ज़्यादा कठिनाई पैदा नहीं होगी। लेकिन हिंदी और मलयालम की बात करेंगे तो वो अलग अलग भाषा परिवार की है। ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत का
सामना करना पड़ेगा। ठीक, अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब आगे करते हैं कि द्वितीय भाषा हमने सीख ली है, उसके बारे में पढ़ लिया है। अब आते हैं तृतीय भाषा के बारे में। तृतीय भाषा क्या होती है? प्रथम भाषा के बाद जो भी भाषा व्यक्ति सीखता है वो तृतीय भाषा होती हैं सीखने की दृष्टि से, लेकिन ये होती द्वितीय भाषा ही है, क्योंकि आपकी मातृभाषा के बाद आप जो भी भाषा सीख रहे हैं वो सीखने की दृष्टि से द्वितीय भाषाएं हैं। ठीक है, शैक्षणिक दृष्टि से तृतीय भाषा भी द्वितीय भाषा ही होती है। ठीक है, और भाषा सीखने का सबसे पुराना तरीका क्या होता है? ये जगह जगह आपने पढ़ा होगा, व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या होता है? लक्ष्य भाषा में इसका मेन मोटिव जो होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है? जो लक्ष्य भाषा का मतलब है जो भी भाषा आप सीख रहे हैं उसमें पढ़ना और लिखना आना चाहिए, लेकिन इसकी कमी क्या है? वो सुनने और बोलने की प्रवीणता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें व्याकरण अनुवाद विधि में। ठीक है, क्या हो गया? लक्ष्य भाषा में पढ़ना और लिखना सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन सुनने और बोलने की प्रवीणता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। प्रत्यक्ष विधि जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बल क्या दिया जाता है? शुद्धता पर, बोलने की शुद्धता पर या फिर शुद्ध उच्चारण पर। विद्यार्थी, इसमें होता क्या है? विद्यार्थी अध्यापक के पीछे पीछे एक ही वाक्य को बार बार दोहराते हैं। आपने जगह जगह स्कूलों में सुना होगा, टीचर कुछ बोल रहे हैं और बच्चे पीछे लगातार पूरी की पूरी क्लास शोर मचाते हुए उसी वाक्य को दोहराती है। इससे क्या होता है? हम उनको एक बोलने की शुद्ध रूप से बोलने के एक प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, श्रवण भाषा विधि, ये सब जो है भाषा सीखने के लिए बात हो रही है अभी। श्रवण भाषा विधि बोलना सिखाने के लिए संवाद को आधार बनाते हैं। इसमें क्या होता है? जिसको भी आप बोलना सिखा रहे हो उसके साथ आप संवाद करते हैं। संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे कोई कमल लड़का है तो उससे हम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो वो उसका नाम जवाब देने की कोशिश करेगा कि मेरा नाम कमल है। तो इस तरीके से वो संवाद में संलग्न होगा, तो उसके साथ साथ वो उसका बोलने का भाषाई विकास धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो ये कुछ विधियां हैं भाषा अधिगम और एवं भाषा शिक्षण के चैप्टर में। थोड़ा शॉर्ट में है और मेन पॉइंट मैंने लिख दिए जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ठीक है ना, कि कौन से, अगर पूछा जाए कौन सी विधि में लक्ष्य भाषा में पढ़ना और लिखने पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है लेकिन सुनने और बोलने पर नहीं, तो व्याकरण अनुवाद विधि। सबसे पुरानी भाषा सीखने की सबसे पुरानी विधि अनुकरण व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? कौन सी विधि में शुद्ध उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है? अध्यापक के पीछे विद्यार्थी जो है बार बार एक ही वाक्य को दोहराते हैं। श्रवण भाषा विधि, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सुनेगा यानी कि आपका नाम क्या है, तो श्रवण। इसमें क्या है? संवाद को आधार बनाया जाता है। किसको? संवाद को। मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लर्न करने हैं तो आप A4 शीट निकालिए या फिर कोई रजिस्टर लीजिए जिसमें आप इसको राइट डाउन करेंगे, तो आपको 100% ये राइट डाउन करने के साथ साथ ही आपको लर्न हो जाएंगे। आपको नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इवन टाइम भी कम लगेगा। आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में यूज़ भी, मतलब एक जगह रखे तो कभी भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।